Got it? नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन सोशल वर्क एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारे कुछ अवेयरनेस के प्रोग्राम भी करता रहता है समाज के लिए, जिसमें स्वैच्छिक दुनिया नामक हमारा न्यूज चैनल है। 6 इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स हम रन करते हैं और विभिन्न सेमिनार भी समय समय पर करते रहते हैं। तमाम सारी सोशल गतिविधियों में एक्टिव रहते हैं ताकि जो समाज है वो केवल पढ़ने लिखने तक ही सीमित ना रह जाए, केवल कागजी दुनिया तक ही सीमित ना रह जाए, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल जो प्रायोगिक दुनिया है वहां भी कदम रखता है। क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस समय देख रहे हैं कि हम जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी थी वो कोरोना की वजह से लगभग घरों में कैद हो गई। पिछले 2 साल तक हम अपने घरों से बाहर नहीं निकले और अब जब दुनिया धीरे धीरे पटरी पे आ रही है तब भी एक अनजाना डर तो हमारे पास है ही। अनजाना डर ये कि 2 साल हम लगभग पीछे हो गए हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज डॉक्टर रुचिरा प्रसाद जी हैं जो दयालबाग आगरा से हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस पटल पर। नमस्कार राजीव जी, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मित्रों आप जैसा देख पाएंगे कि रुचिरा प्रसाद जी हमारे पास है। मैं आपका बायोडाटा आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। डॉक्टर रुचिरा प्रसाद जी दयालबाग आगरा की रहने वाली हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में मैं देख पा रहा हूं कि पीएचडी है, पीएचडी ऑन द टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एट अमूल फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी आगरा इन 2009 है मैम का। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी पटना इन 1995 securing first class post graduate diploma in computer application PGDCA from Indian Institute of Business Management securing first class। very good ma'am। एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मैं देख पा रहा हूँ बीएससी ऑनर्स विद फिजिक्स मैथ्स एंड जियोलॉजी फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1992 securing फर्स्ट क्लास 70% विद डिस्टिंक्शन इन मैथ एंड जियोलॉजी। राइट, तो 1995 और 92। और टीचिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो प्रेजेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर सेठ पदमचंद जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भंडारी आगरा सिंस अक्टूबर 2012। Guest faculty in Seth Padamchand Jain Institute of Management for the session 2004 to 2012। मैं सोचता हूँ कि लगातार कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है इसमें मैम, ये है लगातार कंटिन्यूअस है सर, कंटिन्यूअस। ठीक है, वो एक्चुअली सेशन वाइज सिंस इट इज गेस्ट फैकल्टी ना, तो इसलिए सेशन वाइज मेंशन किया है। जी 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 जी। उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कि कंडक्टिंग क्लासेस फॉर बीबीए एंड एमबीए सिंस जनवरी 2002 और फैकल्टी एट डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर दयालबाग since 2010, visiting faculty at Sikkim Manipal University Agra Center since 2006 और लेक्चरर रही हैं, लेक्चरर इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पटना फ्रॉम अगस्त 1995 टू मई 1998। कंडक्टेड क्लासेस फॉर पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए, बीबीएम एंड एमबीए ऑफ कंप्यूटर एंड अकाउंट्स। मैनेजरियल वर्क एक्सपीरियंस में मैं देख पा रहा हूँ कि वर्क फॉर स्वास्तिक स्टैक्स लिमिटेड आगरा और वर्क फॉर मिसेस लिली रेनवैक्सी लिमिटेड है एट पटना। मेंबरशिप में भी आपकी बहुत सारी मेंबरशिप है मैम। और इसके साथ में जो देख पा रहा हूँ वो ये कि इसके साथ भी मैं बहुत कुछ देख पा रहा हूँ। जो कागज मेरे हाथ पे है मैं देख पा रहा हूँ पेपर पब्लिश्ड है, लगभग 7 पेपर आपके पब्लिश्ड हैं विभिन्न नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में। अदर एक्टिविटीज में लगभग 8 एक्टिविटीज मेरे सामने हैं आपकी जो विभिन्न जगहों में है। कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार भी आपने लगभग 25 से ज्यादा तक अभी तक अटेंड करी हुई है और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी 3 और इसके बाद प्रोजेक्ट अंडरटेकन है आपके। कंप्यूटर नॉलेज तो आपको है ही। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो मैम इतना सारा कैसे कर ले रही है? लगभग 1992 से तो लगातार पढ़ाई चल ही रही है। 2012 में आपने पीएचडी भी कंप्लीट करी है। लगभग इससे पहले भी मैं देख ही रहा हूँ कि आप 2004 से आप लगातार एक्टिविटीज में हैं। तो कैसा लंबा सफर मैम, क्या अनुभव है इसके बारे में? मैं तो यंगस्टर्स को यही कहूंगी कि अगर लगन है, मेहनत करना चाहते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने जो पढ़ाई की है, एमबीए तो मैंने पहले कर लिया था और जब मैं टीचिंग लाइन में आई तब मुझे ग्रोथ, तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे बच्चे भी थे,
लेकिन मेरे में ये डिटर्मिनेशन था कि मुझे पीएचडी करनी है। और लकीली मुझे बहुत अच्छे गाइड मिल गए, प्रोफेसर पीएन अस्थाना सर है सेंट जॉन्स के, जिनके अंडर में मैंने पीएचडी किया। तो फैमिली का सपोर्ट था, बच्चे छोटे छोटे थे फिर भी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और मेरे में ये लगन थी कि मुझे पीएचडी करनी है और प्रॉपरली करनी है। ये नहीं पीएचडी ऐसी वाली करनी है कि डेटा कलेक्शन ना हो, मैं विजिट ना करूं ऑर्गेनाइजेशन और घर बैठे पीएचडी हो जाए। तो मैंने लगन के साथ सर ने जैसे जैसे गाइड किया मैंने पीएचडी की। मैं अमूल गई भी, वहां 15-20 दिन से ज्यादा, 1 महीने करीब मैंने स्पेंड किया, वहां की वर्किंग देखी, वहां के गांवों को विजिट किया, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना था। तो एक्चुअली जब आप ग्राउंड रियलिटीज में जाते हैं तो आपको पीएचडी तो एक रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क के लिए आप अगर मार्केट में जाते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, वहां उनके साथ रह के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके एडवांटेजेस हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। और ये रिसर्च वर्क ने मुझे टीचिंग में भी बहुत हेल्प किया, लाइक कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अंडरस्टैंडिंग जनरली लोगों को नहीं होती है। तो मेरे रिसर्च गाइड का भी ये मानना था कि आप इसको इसलिए स्टडी कीजिए बिकॉज अमूल बीइंग अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टिल इट्स कॉम्पिटिटिव, वो कॉम्पिटिटिवनेस में कहीं पीछे नहीं है कंपनीज से, और एक्सपोर्ट मतलब इंटरनेशनली भी उनका ब्रांड नोन है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? तो एक्चुअली मैं वहां जा करके ये देख पाई कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन उनकी वर्किंग क्या डिफरेंट है, हाउ इट इज डिफरेंट, और कैसे वो लोगों को अपने साथ लेके चल रहे हैं, उनका मोटो क्या था। सारी बुक्स मैंने पढ़ी और फिर वहां रह करके मैं फार्मर्स से भी मिली चीजों, और मतलब उस समय करवाने के लिए जैसे फार्मर्स से मुझे जो वहां के प्रोड्यूसर मेंबर थे उनसे डेटा कलेक्ट करना था, मोस्टली गुजराती थे। तो अब मेरा ये था कि क्वेश्चनएयर भरेंगे कैसे। मैंने पूरी अपने क्वेश्चनएयर ट्रांसलेशन कराई गुजराती में, और वो गुजराती क्वेश्चनएयर डिस्ट्रीब्यूट किया उनसे डेटा कलेक्ट करने के लिए, जिससे कि मुझे एक्चुअल डेटा मिल पाए, जो फार्मर मेंबर्स हैं वो प्रॉपर दे पाए। तो ये सब चीजें करने, लेकिन इन सब में मैं ये कहूंगी कि मेरे फैमिली, मेरे डायरेक्टर, मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा, और मेरे रिसर्च गाइड ने सचमुच मुझे बहुत सपोर्ट किया इन सब चीजों में कि कैसे करना है हर मिनट मिनट पे। बट ये है कि उन्होंने जैसे जैसे बताया सारा कुछ मैंने किया, और मतलब आज भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी थीसिस को लेकर के कि क्या काम मैंने किया। और जब आप काम करते हैं तो लर्निंग होती है, और अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आपके पास बहुत चीजें होती हैं। आगे रिसर्च वर्क के लिए भी इस सब चीजों ने मुझे हेल्प किया। जी, अब जब कोई नया बच्चा काम करता है, सीधे सीधी पीएचडी करता है और उसके बाद जाके वो कुछ जाके कहीं पढ़ाता है, उसकी स्थिति, और एक वो व्यक्ति जो 2004 से पहले ही पढ़ा रहा है, उसकी स्थिति में तो बहुत अंतर आता है। तो आपको क्या सहूलियत हुई, क्या फायदा मिला आपको पढ़ाने के बाद, टीचिंग करने, पीएचडी करने का? और एक बच्चे को क्या यही समस्या आने आती है उसको गाइड चुनने में या उसको सब्जेक्ट चुनने में, टॉपिक चुनने में? तो क्या रहा, आपको क्या लगता है कि आप लकी हैं जो आपने 2004 से पहले ही पढ़ाई कर ली थी? तो बहुत कुछ आपने तो पढ़ाई दिया होगा, मुझे लगता है बहुत कुछ। हाँ, काफी कुछ मैंने पढ़ा लिया था, और टीचिंग में रहने से मुझे ये बेनिफिट हुआ, गाइड सिलेक्शन में मुझे बहुत बेनिफिट हुआ कि मुझे पता लगा कि कौन से गाइड ऐसे हैं जिनके अंडर में मैं जेन्युइनली पीएचडी कर पाऊंगी और जिसमें मैं प्रॉपरली काम कर सकती हूँ, मतलब जेन्युइन काम मेरा हो पाएगा। तो टीचिंग ने मुझे हेल्प किया। फिर ये रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सब कॉन्सेप्ट मुझे पहले से क्लियर हो गए थे। उस समय तो कोर्स वर्क होता नहीं था, देखिए, तो इसलिए वो सब चीजें मैंने ना पेपर्स ऑलरेडी पढ़ाए थे, और पढ़ाने का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली डिफरेंट होता है पढ़ने से। जब आप पढ़ते हैं तो आप एक पर्टिकुलर हेड तक पढ़ते हैं, जब आप पढ़ाते हैं तो आपकी नॉलेज और इन डेप्थ हो जाती है। तो इसलिए पढ़ाने के बाद पीएचडी करने, तो जी, पढ़ाने के बाद पीएचडी करने, जी हाँ बताइए। मैंने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पढ़ाने के बाद जब आपने पीएचडी की तो आपको एक इट वाज अ ग्रेस ऑफ गॉड, आई थिंक, मुझे लगता है कि वो ऐसे मिला होगा आपको। जी हाँ, आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाती है ना, तो फिर काम रिसर्च करना ज्यादा इजी होता है। जैसे आप ये देखेंगे जो पीएचडी कर लेते हैं उसके बाद जो उनके पेपर्स पब्लिश होते हैं उसकी क्वालिटी, और जो पीएचडी नहीं करते उसकी क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। आप तो काफी सालों से पब्लिकेशन में है, तो बस यही फर्क मुझे भी महसूस हुआ। जी जी जी।
अच्छा मैम, मैं एक चीज और पूछ रहा था। आपने बताया कि गुजराती भाषा में आपने जो है वो क्वेश्चनेयर बनाया और उनको बांटा, लेकिन खाली क्वेश्चनेयर बनाने से तो काम नहीं चला होगा, कुछ उनके साथ कम्युनिकेशन भी करना पड़ा होगा, कुछ बातचीत भी करनी पड़ी होगी। तो गुजराती देखिए, भाषा आती हाँ, थी आपको या क्या किया आपने, नहीं, कैसे किया? नहीं, नहीं, देखिए, जी बोलने में, बोलचाल में तो वो लोग हिंदी भी समझ लेते थे, जी लेकिन पढ़ने के लिए वो गुजराती समझ पाते थे। ऐसा मैंने जी जाने के पहले थोड़ा सा ग्राउंड वर्क किया था और पता करवाया था, तो ये पता लगा क्वेश्चनेयर वो हिंदी में नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जी। बातचीत तो वो हिंदी में कर पा रहे थे, थोड़ा गुजराती अच्छा। मिक्स करके कर रहे थे। और जी ऐसा हुआ है कि मैं कुछ साल ना, शादी के जी। बाद हम लोग कुछ साल बॉम्बे में थे, और हमारे कई फ्रेंड्स गुजराती थे, तो थोड़ी सी हाँ, टूटी भाषा मुझे गुजराती आती थी, मराठी जी जी गुजराती, जी तो वो जी मैं जी। कनेक्ट कर पा रही थी लैंग्वेज में, इसलिए मैं कर चलिए पाई उसको। थोड़ा विषय चेंज करते हैं। आपने शादी की बात करी तो मैं देख पा रहा हूँ मिस्टर मनीष कुमार जी आपके हस्बैंड हैं, मैं उनको भी जी, नमस्कार करता हूँ। तो कब हुई जी, शादी, जी। किस सन में आपकी मैरिज सेटल हुई? शादी तो मेरी 98 में हो गई थी, और 98 शादी के बाद जब हम यहाँ शिफ्ट हुए आगरा, मेरे हस्बैंड में। एक्चुअली पहले प्राइवेट कंपनी में थे, क्रॉम्पटन ग्रीव्स में थे, फिर जी फाइनली उन्होंने डिसाइड किया टीचिंग में आने का, तो यहाँ डीईआई में वो भी प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस ओ, के। अरे तो वाह, बहुत जब बढ़िया उन्होंने है। तो यहाँ ज्वाइन किया, तो फिर मैंने भी जॉब तलाशी और उसी फिर उसी देखा दिशा में कि चेंज कर ली। अच्छा, तो फिर मैं पूछना चाहूंगा कि आपने अपना लिखा है मैनेजरियल और वर्क एक्सपीरियंस में वर्क डैश स्वास्तिक स्नैक्स लिमिटेड और ये इली लिली रैनबैक्सी, तो ये आपने पढ़ाई से जो पहले का काम है या बीच में कभी आपने ज्वाइन किया? ये तो एलाई लिली रैनबैक्सी, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, आप जैसा जानते होंगे, रैनबैक्सी हाँ इंडिया की हाँ हाँ कंपनी हाँ। है, और लिली यूएस की कंपनी है, जिनका टाई अप था जी। रैनबैक्सी के साथ इंडिया के मार्केट में हम्म एंटर करने के लिए। तो उनका हम्म ऑफिस, जब मैं पटना में थी टीचिंग के साथ साथ, मैंने एमबीए के इमीडिएटली बाद ये जॉब करी थी। हम्म फिर हम्म शादी के हम्म, बाद जब मैं यहाँ आई, तो मैं जॉब एक्चुअली ढूंढ रही थी, तो मुझे उस समय कोका कोला वो बॉटलर्स जो थे उनके पास जी कंप्यूटर्स पे काम करने का मौका मिला, और जी। उससे भी लर्निंग मेरी काफी हुई, क्योंकि उन दिनों हाँ मैंने कुछ इंटर्न्स को अपने अंडर में काम कराया, उनके से जी रिसर्च वर्क कराया, तो जी वो भी जी। एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। वहां से जो है आपका दिमाग थोड़ा सा चेंज हुआ। हाँ, दिमाग चेंज हुआ। फिर वो फैमिली कॉन्स्ट्रेंट्स, लेडीज के साथ, पता ही, बच्चे बहुत छोटे थे, तो फिर ये हुआ कि बिल्कुल। कोई पार्ट टाइम जॉब करे, तो मैंने एज ए गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन कर लिया, और हाँ यहीं से सफर शुरू हुआ, पीएचडी, डॉक्टर, फिर जी जी। रिसर्च वर्क, एवरीथिंग। जिस रास्ते में बढ़ना होता है फिर उसकी मंजिल की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और फिर जब मंजिल की राइट। जानकारी हो जाती है तो आपने एग्जैक्टली पीएचडी करके और उस मंजिल को और सुगम बनाया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने जो है एक धन्यवाद राज जी। अर्जुन की तीर का ये तरीके से देखा। खैर फिर से लौटते हैं पीएचडी की तरफ ही। तो देखिए आज की स्थितियां जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हम एक पब्लिकेशन हाउस की तरह काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तौर पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे स्थितियां थोड़ी सी रिसर्च वर्क में तो आप समझ लिए कि बहुत ही दयनीय है। जहाँ पे हम्म। हम हाईटेक हो रहे हैं, अगर कंप्यूटर के साथ यूज टू हो रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजी के साथ, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी से भी बड़ा कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारा रिसर्च वर्क, आजकल रिसर्च वर्क पे गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है, तो हम सोचते हैं कि जब हमको रिसर्च वर्क, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर छप जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, इंटरनेट से कॉपी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हम किसी से लिखवा लेते हैं, या कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा जब रिसर्च करते हैं तो हमें उसके मूल उद्देश्यों को नहीं समझते। जैसे आपने कहा कि आपने तो किया, तो अमूल के साथ आपने फील्ड वर्क किया, आपने क्वेश्चनेयर तैयार किया, आपने बहुत सारी चीजें की, लेकिन तो मैं इसी क्रम में आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भी कोई बच्चा एक रिसर्च वर्क तैयार करे, जब भी कोई एक रिसर्च पेपर तैयार करे या पीएचडी के लिए जाए, तो वो बेसिकली किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसको, ताकि इस समाज का भी कुछ भला हो सके, क्योंकि रिसर्च तो समाज का आईना होता है मेरे हिसाब से। मैं बिल्कुल सही आपने कहा, रिसर्च वर्क तो कुछ नया देना होता है समाज को, ये ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं डिफीट हो रहा है। आजकल के जी बच्चों को ये लगता है रिसर्च मतलब बस पब्लिश करा लेना, पॉइंट्स गेन कर लेना, जिससे कि उनकी जी जॉब बनी रहे, उनका जी प्रमोशन होता रहे, लेकिन जी कुछ नया देने के जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया है। और जी नया देने के लिए हमेशा ये हमें देखना चाहिए कि सोसाइटी को हमारे किस काम से बेनिफिट होने वाला है। जी सपोजिंग अगर हम किसी भी चीज, किसी भी फील्ड की अगर बात करते हैं, फाइनेंशियल फील्ड की, इकोनॉमिक फील्ड की, एचआर फील्ड की,
अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो आपके रिसर्च वर्क से कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किन एस्पेक्ट रिसर्च गैप्स की जो हम बात करते हैं उन चीजों को स्टडी बहुत करना चाहिए। अब आजकल के बच्चे क्या है, उनमें बहुत जल्दी चीजों को पाने की इच्छा हाँ होती जी है कि जी बस फास्ट हो जाए काम और शॉर्टकट कुछ हो जाए। तो रिसर्च बिल्कुल वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। हम जी लोगों ने जब पीएचडी की थी तो टॉपिक सिलेक्शन में भी ही मुझे लगता है 6 महीने हमने सिर्फ रीडिंग किया था। डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स पे हमारे सर ने कहा कि आप रीडिंग करिए एंड फाइंड आउट क्या काम नहीं हुआ है एंड देन वी विल जी डिसाइड द टॉपिक। तो अब जी आजकल के बच्चे ये कहते हैं कि सर आप बस हमें टॉपिक बता दीजिए हमें क्या करना जी है। जी और रिव्यू ऑफ लिटरेचर अगर आप बोलिएगा तो 4-5 रिव्यू कर लेंगे, बस ये हो गया मैडम अब इससे आप बता दीजिए। तो इससे हम ये नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जी इसलिए जनरली आजकल ऑर्गेनाइजेशंस को भी आप देखेंगे वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनको जो रिसर्च कराना है वो अपने एम्प्लॉयज से ही करा लेंगे, वो बिल्कुल फैकल्टी से और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहते। जबकि हमारा जी मोटिव ये होना चाहिए कि हम उनके साथ मिल करके रिसर्च वर्क करें जिसमें हमारा भी फायदा हो और सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ की जो हम बात करते हैं वो भी हो पाए। तो इसमें जी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी रीडिंग जी करेंगे, जितनी आप पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स को, तो ही आप फाइंड आउट कर पाएंगे व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। उसके अकॉर्डिंग आपका रिसर्च टॉपिक होना चाहिए। ये नहीं कि जी हमने कहीं से कॉपी कर लिया कि ये रिसर्च टॉपिक हुआ है और उस पर ही काम कर दिया आगे, जी तो जी वो तो कोई नया काम नहीं होता है। जी। और एक बात और भी आपके साथ साझा करना चाहूंगा या आपसे पूछना भी चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं कि उस विषय पे काम हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन हर विषय को अलग अलग रूप तरह दे से दो। देखना ही रिसर्च है। अलग हाँ अलग तरीके का उसका अलग अलग बिल्कुल। रूप ढूंढना ही एक रिसर्च वर्क है। और रिसर्च वर्क का ये भी एक शायद चीज होनी चाहिए, एक मोटो होना चाहिए कि ये जरूरी नहीं कि हम जीते। हाइपोथेसिस जैसा जो हेडिंग होती है हमारे रिसर्च में, हाइपोथेसिस राइट। का मतलब यह है कि मेरी परिकल्पना है, वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आजकल का जो बच्चा है वो हाइपोथेसिस से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, वो शीर्षक तय करते हुए ही मान लेता है जो हमने कहा वो सही। तो वो ढूंढना सही कहाँ है। रह गया इसमें, खोज खोज नहीं रह जाती है। क्या कहती हैं? जी बिल्कुल। जनरली बच्चे जो टॉपिक चूज करते हैं जिसका आउटकम उनको पता होता है। अगर हमने हाँ कहा कि जनधन योजना इम्प्लीमेंट हुई है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सबने लिया है और उसकी अवेयरनेस कुछ है ही नहीं, सारी अवेयरनेस 100% है और हमने उस पर ही रिसर्च कर लिया। तो जब हमने उस पर एग्जैक्टली रिसर्च किया तो हमने रिसर्च क्या हुआ, इट इज अ फैक्ट विच इज ऑलरेडी स्टेटेड जो एवरीवेयर कि ये जी चीज हो चुकी है। जी तो जी आपने नया क्या ढूंढा उसमें, नए पैरामीटर्स आपको ढूंढने हैं ना। तो वो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि हम सोच के चलते हैं दिस इज 100% राइट एंड उसको रिसर्च वर्क का नाम दे देते हैं, जबकि कुछ नया फाइंड आउट करना है आपको। अगर अज्ञानता जनधन से योजना, जी हाँ जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अंधेरे से उजाले की ओर जाना ही अन्वेषण है। जो हमको नहीं मालूम है उसी को ढूंढना है, लेकिन जो हमको पहले से ही ज्ञात है उसको ढूंढने से क्या फायदा हो, है ना? वो तो कुछ ढूंढना हुआ ही नहीं। वो तो ढूंढना कुछ हुआ ही नहीं। तो थोड़ा सा भ्रांति है समाज में, थोड़ी सी भ्रांति आ गई है मुझे लगता है। खैर, बात करते हैं बिल्कुल। पेपर पब्लिकेशन में, पेपर पब्लिश्ड में। तो मैं देख रहा हूँ कि कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी, तो इस विषय पे भी आपका टॉपिक है। और इम्पैक्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इसमें भी है। एक्सिस बैंक का भी है। आई स्टडी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एट अमूल, ये भी है। जॉब सेटिस्फेक्शन भी है। क्रिटिकल स्टडी ऑफ पोटेंशियलिटी। तो मैम, इन जो आपके 6-7 ये पेपर हैं, इनके विषय में क्या कहेंगी? कब कब निकाला और क्या क्या आउटकम आया इसका आपका? ये मैं देख रहा हूँ 2013 से 2018 तक लगभग 7 पेपर आपने डाले हुए हैं। हालांकि अब यहीं पे मैं एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर आजकल का बच्चा हो, टीचर के माध्यम से तो छोड़ दीजिए, अगर बच्चे की बात करें तो 2013 से लेके और 18 तक 7 रिसर्च पेपर कोई बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर नहीं है। लेकिन एक बच्चे के लिए, अगर बच्चे के लिहाज से कहा जाए तो ज्यादा नहीं है, और मैम के लिहाज से कहा जाए तो ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिसर्च वर्क एक बहुत गूढ़ टॉपिक है जो मेरे ख्याल से वो एट अ मोमेंट नहीं लिखा जा सकता है। हमारे यहाँ तो जो रिसर्च पेपर आते हैं वो बोलते हैं भाई आज मैं दे रहा हूँ, कल इसका एक्सेप्टेंस दे दीजिए, परसों इसको छाप के बाहर कर दीजिए।
तो आप क्या कहती हैं कि ये जो 7 पेपर हैं ये मील के पत्थर साबित हुए हैं या नहीं समाज के लिए मैम? नहीं, बिल्कुल ये मील के पत्थर साबित हुए, और हमने जो रिसर्च वर्क किए हैं इसमें से कुछ जी, पेपर, 1-2 पेपर तो थ्योरेटिकल है, बाकी सारे डेटा वर्क है। और डेटा वर्क करना इतना इजी नहीं है इतनी कि जल्दी हम, इतना आसान काम नहीं है। हाँ, डेटा कलेक्ट करने में बहुत हैसल्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स जी, होती हैं, और आपको जी, डेटा कलेक्शन के लिए टाइम चाहिए होता है, फिर उसकी एनालिसिस भी एक पार्ट होती है। तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल, रिसर्च वर्क विद टीचिंग करना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। टाइम टू। और मैं तो ये कहूंगी कि मतलब सारी चीजों को आप अगर लेके चले एक लेडी की लाइफ को, तो थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल होता है। तो हाँ, हाँ, इसलिए रिसर्च पेपर ऑब्वियसली कम है, बट डेफिनेटली हमने जो काम किया है वो ऑनेस्टली किया है, और नहीं बकायदा टाइम देके किया है। कम इसलिए नहीं हम, है मैम। नहीं, मैं क्वांटिटी में बिलीव नहीं करती हूँ सर, क्वालिटी मैं जरूर, मैं क्वालिटी से मैं कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल, नहीं है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, और मैंने पहले इसी बात को इसीलिए दूसरे ढंग से कहा था कि मैम के पास रिसर्च पेपर कम है। लेकिन मैं आपके लिए दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि जेम्स वाट, जिसका नाम आप जानते हैं कि उन्होंने भाप की शक्ति का पता लगाया था, लेकिन आपको ये पता होगा, आप ढूंढेंगे कि आप देखेंगे कि जेम्स वाट ने ना तो इससे पहले कोई खोज की थी और ना इसके बाद खोज की थी। एक खोज से ही जेम्स वाट का नाम इतनी दुनिया में हो गया था। और हमारे कुछ मित्र जिन्होंने इसी छोटी सी जिंदगी में 100 रिसर्च पेपर लिखे हैं, 100 शोध किए हैं, उनको सोचना होगा कि क्या हमने जेम्स वाट सा कुछ दिया है। तो ऐसे में ये जो 7 रिसर्च पेपर हैं ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। मैं इसलिए भी मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि आप जल्दी ना करें, आप एक करें जिससे इस देश का और इस समाज का नाम हो पाए, तो ज्यादा आसान होगा। खैर आगे चलते हैं, अदर एक्टिविटीज अचीवमेंट्स में, एकेडमिक अचीवमेंट्स में देखते हैं। आपका काफी सारा अचीवमेंट है मैम, उसके बारे में आप अपने मुंह से ही कुछ बताइए तो ज्यादा आसान हो। मैं देख पा रहा हूँ कि आपने एमबीए स्टूडेंट को प्रोजेक्ट वर्क के लिए गाइड किया है, आपने कंडक्टेड सेमिनार वाइवा किया है ना, डिप्यूटेड बाय द कॉलेज देखिए मैनेजमेंट टू कंडक्ट द एकेडमिक, क्लासेस फॉर एमएसएमई राइट, वर्कशॉप। राइट सर, और एकेडमिक एक्टिविटी में अगर हम ये कहें तो एक टीचर का काम सिर्फ क्लासेस लेना नहीं होता है ना, जी सिर्फ बिल्कुल, क्लासेस इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम लोग इसके साथ बिल्कुल, साथ ये प्रोजेक्ट वर्क, डेजर्टेशन, और हमारे यहाँ जो अंडर ग्रेजुएट का सिलेबस है उसमें हमने जी, एवरी सेमेस्टर सेमिनार वाइवा वोसा ये इंक्लूड किया है, जिसमें कि बच्चे कुछ ना जी, कुछ एक्टिविटी पे सेमिनार बनाते हैं। तो उसके लिए भी आपको टाइम देना है, बच्चों से जी, प्रिपेयर कराना आप इतना इजी नहीं होता है, तो उनको बिल्कुल, गाइड बिल्कुल, करना, प्लस जी, बच्चों को टाइम देना फॉर देयर वैल्यू डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये हमारा जी, बहुत मेन फोकस एरिया होता है, जो हम इसको एक बड़ा अचीवमेंट मानते हैं एकेडमिक एक्टिविटी में। बिकॉज जो बच्चा आपके पास आ रहा है और प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज्यादा, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बड़ी है, जिससे जी, कि बच्चा हर फील्ड में अच्छा हो, जी, और मार्केट में जब वो इंडस्ट्री में जाए ही कैन मेक अ प्लेस। तो डेजर्टेशन कराना, और मैंने आपको बताया एवरी सेमेस्टर डेजर्टेशन के अलावा हम उनको कुछ ना कुछ स्टडी, लाइक सेकेंडरी डेटाबेस स्टडी कराते हैं, इंडस्ट्रीज जी, के बारे में कुछ स्टडी कराते हैं। तो दैट इज जी, ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, पहले सेकेंडरी डेटाबेस स्टडी जो हुआ वो नया नहीं ढूंढते हैं, उसी ठीक बात, एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ एनालिसिस करते हैं। तो ये भी जी, एक एनालिटिकल एनहांसमेंट की बात हुई। तो हम ये एवरी सेमेस्टर बच्चों के साथ करते हैं, एकेडमिक एक्टिविटी में उनकी वर्कशॉप्स अरेंज करना, उनकी पर्सनालिटी की बात करना। तो ये हमारा एक रेगुलर प्रोग्राम है। और मतलब मैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स की कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो उनकी जी, सारी चीजें ऑर्गेनाइज करना, कंडक्ट कराना, वो सब हमारी जिम्मेदारी में है। तो चलिए इसलिए बहुत अच्छी कॉलेज बात आवर्स है। भी हमारे थोड़े लंबे होते हैं। नहीं ठीक बात है, आपका जिम्मा है इस समाज को आगे लेके जाना, और समाज को आगे लेके जाएंगे आप अपने स्टूडेंट्स के बल पे ही, क्योंकि जो आज के छात्र हैं वही कल का भविष्य हैं। आज के जो छात्र हैं बिल्कुल, वही, अगर हमने एक अच्छी पौध निकाल के रखी है तब तो देश का भविष्य आगे अच्छे हाथों में जाने वाला है, वरना तो बिल्कुल। हमारी गिरावट निश्चित ही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वर्कशॉप में आपने करीबन 25 से भी ज्यादा सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी हैं। हम्म। कुछ और भी चीजें हैं जो आप बताना चाहें इस विषय में? सेमिनार और वर्कशॉप्स से तो जी, आपकी जो एनहांसमेंट है, मतलब रिसर्च एनहांसमेंट,
और जो आपकी टीचिंग एनहांसमेंट है वो रिसर्च और ये वर्कशॉप्स और सेमिनार से बहुत ज्यादा होती है। अभी आपने जी इसमें देखा होगा, मैंने लास्ट में एक जस्ट कोविड खत्म होने के पहले मैं IIMs में गई थी कॉन्फ्रेंस के जी लिए, तो जी मैंने ये देखा कि उनके हर सेशन कॉन्फ्रेंस के तो अच्छे होते ही हैं, इसके अलावा वो छोटे छोटे जो वर्कशॉप्स उन कॉन्फ्रेंस के जी कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं, उसमें हर एक नए टॉपिक नई चीजों के बारे में आपकी इतनी ज्यादा लर्निंग होती है। तो मैं कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स, लोग कहते हैं वो आपके चीजों को कुछ ऐड नहीं कर रहा है, बट वैल्यू एडिशन उसी से होता है। जी कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार में इतने लोग आपको मिलते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी लेकिन जी कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार से आप इतने लोगों से मिलते हैं और जी उससे जो आइडियाज का और एजुकेशन सिस्टम का जी एक्सचेंज होता है और जो लर्निंग्स जी होती है वो जी बहुत ज्यादा होती है और जी बेटर होती है। आई जी थिंक जी आपकी रिसर्च वर्क को भी स्पीड वहीं से मिलता है। बिल्कुल, शिक्षा का सत्संग है एक कॉन्फ्रेंस। जैसे हम लोग किसी बिल्कुल साधु संत का सत्संग सुनने जाते हैं, तो अगर हम शिक्षा में हैं तो हमको कॉन्फ्रेंस भी जरूर अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि हमारा सत्संग वहीं पे जाके होता है। ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स प्रोजेक्ट अंडरटेकन में भी मैं देख रहा हूँ 2 प्रोजेक्ट हैं जो अंडरटेकन है। मैम, इनके बारे में क्या कहते हैं आप? एक प्रोजेक्ट मैंने अपने कंप्यूटर साइंस जब PGDCA किया था उसके जी, कॉन्टेक्स्ट में किया था, उसमें मैं सेल बोकारो में गई थी और 1-1.5 अच्छा महीने जी, हम वहां रहे थे। उन हाँ दिनों हाँ में कंप्यूटर्स में वो कोबोल हाँ, स्टडी ऑफ प्रोग्रामिंग का इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम आपने लिखा हुआ है। हाँ, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम पे तो जी जी बोकारो स्टील प्लांट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इन्वेंट्री जी मैनेजमेंट वाज अ ग्रेट दिस थिंग, और कोबोल प्रोग्रामिंग होती थी। तो वो सारी बेसिकली हम कंप्यूटर एस्पेक्ट से पढ़ने गए थे कि कैसे वो जी प्रोग्रामिंग करते हैं, बट वो जी कोबोल प्रोग्रामिंग मेन फ्रेम सिस्टम में होता था तो बहुत ज्यादा हमें टच करने, बट मैंने वहां पे स्टील प्लांट की पूरी वर्किंग देखी, उनकी जी डिपार्टमेंट है। उस समय तो मैंने MBA ज्वाइन भी नहीं किया था, बट जी मेरी लर्निंग वहां से शुरू हो गई, एक जी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, उनकी वर्क प्रोसेस की, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की। तो आज भी मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं एक्चुअली आई एम एबल टू कोट कि वहां पे कैसे होता था एंड व्हाट वाज जी सो गुड अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन। जी जी। और जब तक दूसरा हम प्रोजेक्ट वर्क जो, हाँ जी, जी जी आप बोलिए। और दूसरा प्रोजेक्ट वर्क मैंने MBA के उसमें किया था जो स्टॉक एक्सचेंज में किया था। तो स्टॉक जी, एक्सचेंज रूल में ऑफ पटना स्टॉक में थी। एक्सचेंज। जी हाँ, वो वहां पे पटना में भी हैव अ स्टॉक एक्सचेंज, तो मैं एक्चुअली वहां हम्म, पे विजिट करके और तब अपने प्रोजेक्ट वर्क को प्रिपेयर किया था। जी 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 जी। चलिए, तो मैं एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करा पा रहा हूँ, मुझे लगता है इस समाज को, जिन्होंने रियल रिसर्च में कहीं ना कहीं विश्वास किया है और आपके समक्ष एक रियल रिसर्च निकाल के रखी है। और अगर कोई टीचर, कोई स्टूडेंट आपके साथ आज भी काम कर रहा है तो वो उसका सौभाग्य है कि वो रुचिरा प्रसाद मैम जी के साथ काम कर रहा है। मैम, कुछ नए बच्चों को और कोई संदेश देना चाहेंगी आप? नए बच्चों को बस यही संदेश दूंगी कि मेहनत से कुछ भी जीता जा सकता है, और जो काम करो लगन से करो, ऑनेस्टली करो, क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी को पे कॉम्प्रोमाइज कभी भी मत करो। आप, क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ, हर चीज में, रिसर्च जी वर्क में, अपनी लाइफ में ऑनेस्टी और क्वालिटी 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी। थैंक यू चलिए, सो बहुत मच। धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद मैम। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर रुचिरा प्रसाद जी आगरा से हैं और MBA फैकल्टी को पढ़ा रही। तो मैं, और आपके दिमाग में कभी भी रिसर्च से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो, कभी PhD से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन के एक विशेषज्ञ के तौर पे आप डॉक्टर रुचिरा प्रसाद से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, हमें लिख सकते हैं, ताकि हम आपके साथ फिर से एक बैठक कर सकें, आपके साथ रिसर्च की बहुत सारी बातों पे बातचीत कर सकें। आप बच्चों के बहुत सारे जो सवाल हैं, कई बार है कि मैं ये महसूस करता हूँ हमारे समाज के जो छात्र छात्राएं हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन जागरूकता और जानकारी के अभाव में वो सही काम नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर रुचिरा प्रसाद जैसी जो मैम है हमारे साथ, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो प्रबुद्ध हैं, आप उनसे कोई भी सवाल पूछेंगे तो आपको किसी भी तरह से मायूस नहीं होना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही हम फिर मिलेंगे। नमस्कार जी, धन्यवाद राजीव जी, थैंक यू सो मच, जी। नमस्कार।